अकबर, स्वभाव से जिज्ञासु, खंजर की धार परखने के लिए उसे उल्टा सीधा घुमा रहे थे। तभी एक अप्रत्याशित क्षण में उनके हाथ से संतुलन बिगड़ा और खंजर फिसल गया। एक तेज चटाक की आवाज आई। बादशाह की चीख किसी के गले से नहीं निकली, लेकिन उनकी दाहिनी हथेली का अंगूठा कटकर संगमरमर के फर्श पर जा गिरा। समय जैसे थम गया। दरबारी, जो अभी तक शांत मुद्रा में खड़े थे, भय और अविश्वास से भर उठे। बीरबल का चेहरा पीला पड़ गया। मानसिंह ने कांपते हाथों से आगे बढ़ने की कोशिश की। फर्श पर खून फैल रहा था। दरबार में तत्काल एक भयावह हड़कंप मच गया। वजीर आजम अता खान तुरंत भागकर शाही हकीम को बुलाने दौड़े। दर्द की एक गहरी लहर ने बादशाह अकबर को जकड़ लिया। वो तेजी से पीछे हटे और अपने आसन के पास जमीन पर बैठ गए। उनका दूसरा हाथ कटे हुए स्थान को जोर से थामे हुए था। पीड़ा से उनके माथे पर पसीना आ गया था। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए तुरंत अपनी पगड़ी खोली और खून के बहाव को रोकने के लिए घाव पर कसकर पट्टी बांध दी। सिपाहियों ने पलक झपकते ही दरबार के मुख्य द्वार बंद कर दिए, ताकि ये अशुभ समाचार महल की चारदीवारी से बाहर न जाए। मानसिंह और टोडरमल ने सहारा देकर बादशाह को सावधानी से उठाया। कुछ ही पलों में हकीम अब्दुल फैजी वजीर के साथ हाफते हुए दरबार में पहुंचे। हकीम ने पहली नजर फर्श पर पड़े अंगूठे पर डाली, जो रक्त में सना हुआ था। अंगूठे को उठाओ और तुरंत इसे बर्फ पर रखो, उन्होंने चिल्लाकर आदेश दिया। समय गवाए बिना उन्होंने मरहम पट्टी का सामान मंगवाया और सलाह दी कि घाव बहुत गहरा है, इसलिए बादशाह को तुरंत शाही कक्ष में ले जाया जाए। दरबार की भव्यता अचानक भय, पीड़ा और अफरातफरी में बदल गई थी। मानसिंह और टोडरमल ने सहारा देकर बादशाह सलामत को तुरंत उनके निजी शाही कक्ष में पहुंचाया। पलंग पर लिटाए जाते ही अकबर के चेहरे पर दर्द की रेखाएं स्पष्ट हो गई। हकीम अब्दुल फैजी ने बिना देरी किए घाव को साफ करना शुरू किया। साथ ही उन्हें कुछ दर्द निवारक औषधियां भी दी, ताकि वे मूर्छित न हों। कक्ष के बाहर शहजादे और बेगमें भयभीत खड़ी थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह दुर्घटना इतनी गंभीर थी। इसी बीच वजीर और बीरबल एक कोने में शांत खड़े थे। बीरबल ने वजीर से फुसफुसाते हुए कहा, हुजूर, यह साधारण चोट नहीं है। अंगूठे का कट बहुत साफ है, जैसे किसी तेजधार हथियार का इस्तेमाल किया गया हो। बादशाह ने अब तक चुप्पी साध रखी है, पर हमें जानना होगा कि यह सब कैसे हुआ। शाही महल की सुरक्षा में चूक कैसे हुई? दरबार में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था और हर कोई जानना चाहता था कि सम्राट का अंगूठा किसी दुर्घटना में कटा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। अचानक बादशाह अकबर ने अपने कटे हुए अंगूठे को कसकर पकड़ लिया और दर्द के बावजूद उनकी आंखें आग उगल रही थी। उन्होंने गहरी चुप्पी तोड़ी। इस घटना की खबर महल की दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। वजीर, तुरंत शाही हकीम को बुलवाओ और मीर अर्ज, सुरक्षा के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं, उन्होंने भारी आवाज में आदेश दिया। इस बीच बीरबल ने जमीन पर गिरे हुए रक्त के धब्बों और अंगूठे के छोटे से कटे हुए हिस्से का चुपचाप निरीक्षण किया। बीरबल ने तुरंत वजीर से कहा, जहांपनाह को शांत रहने दीजिए। मैं और कुछ विश्वसनीय सिपाही फौरन उस स्थान की जांच करेंगे जहां यह दुर्घटना हुई है। यदि यह साजिश है तो हत्यारे ने कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। दरबार में भय और उत्तेजना चरम पर थी। कुछ दरबारी खुसफुसा रहे थे कि यह अवश्य किसी तांत्रिक का काला जादू है, जबकि अन्य खुले तौर पर शाही अंगरक्षकों की अक्षमता पर सवाल उठा रहे थे। अब यह स्पष्ट था, यह केवल एक चोट नहीं थी, बल्कि सीधे सिंहासन पर हमला था। बादशाह ने गुस्से में मुट्ठी भींची। अब प्रतिशोध की घड़ी आ गई थी। अकबर ने दर्द से अपने होंठ भींचे। घाव गहरा था और खून अभी भी मखमल की पट्टी को भिगो रहा था। उन्होंने बीरबल को देखा,
जिनकी शांत मुद्रा इस तूफान में स्थिरता की एकमात्र किरण थी। जाओ बीरबल। बादशाह की आवाज कठोर थी, पर याद रहे, मुझे सिर्फ अपराधी नहीं, उस साजिश की जड़ चाहिए। यदि ये किसी दरबारी की लापरवाही है तो कल सूरज की रोशनी देखने वाला कोई जिम्मेदार नहीं बचेगा। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और अपने साथ कुछ चतुर गुप्तचरों को लेकर उस बाग की ओर तेजी से बढ़ चले जहां सुबह बादशाह टहल रहे थे। उनका मानना था कि जहांपनाह के निकट आने की हिम्मत करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। इधर दरबार में वजीर ए आजम ने तत्काल शाही फरमान जारी करवाया। लाल किले के सभी द्वार बंद कर दिए जाएंगे। कोई अंदर नहीं जाएगा, न कोई बाहर आएगा। शाही हकीम दौड़ते हुए अंदर आए, मगर उस भयानक चोट को देखकर उनके हाथ भी कांपने लगे। पूरे आगरा में यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैलने लगी कि बादशाह पर जानलेवा हमला हुआ है और प्रतिशोध की तलवार अब किसी भी गर्दन पर गिर सकती है। दर्द से करहाते हुए भी बादशाह अकबर ने अपनी आवाज को दृढ़ रखा। उन्होंने कांपते हुए हकीम को आदेश दिया कि वो घाव को जल्द से जल्द साफ कर उस पर पट्टी बांधे। शोर मत मचाओ, ये केवल एक चोट है, कोई महाविनाश नहीं। उनके शब्द सुनते ही दरबार के सन्नाटे में थोड़ी हलचल हुई। वजीर आजम आसफ खान ने तुरंत शाही अंगरक्षकों की ओर रुख किया और कठोर लहजे में पूछा, वो कायर जिसने ये दुस्साहस किया, क्या उसे पकड़ा गया? तभी बीरबल, जो हमेशा की तरह बादशाह के निकट और अत्यंत शांत मुद्रा में खड़े थे, आगे आए। उन्होंने चारों ओर जमा खून और दहशत में डूबे दरबारियों को देखा। जहांपनाह, बीरबल ने झुककर कहा, हड़ताल करने वाला व्यक्ति कोई पेशेवर हत्यारा नहीं लगता। उसकी गति और तरीका किसी नौसिखिए जैसा था। अकबर ने अपने खून से लथपथ अंगूठे की ओर देखा और गंभीर आवाज में पूछा, चाहे वो नौसिखिया हो या शैतान, मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन था और उसने ये क्यों किया। पता लगाओ। पूरे राज्य में ये अफवाह फैलाना बंद करो कि ये कोई राजनीतिक साजिश है। इससे पहले कि आसफ खान कोई जवाब दे पाते, एक डरा हुआ सिपाही भागा आया और हाफते हुए बोला, माफ करना जहांपनाह, वो हमलावर कोई नहीं बल्कि। उसकी आवाज डर के मारे गले में ही अटक गई। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। दर्द के बावजूद उनकी आवाज में तीखापन था। हाफने की जरूरत नहीं है सिपाही, तुम्हें जो कुछ भी पता है तुरंत बताओ। सिपाही ने घुटनों के बल बैठते हुए मुश्किल से सांस ली। वो हमलावर कोई और नहीं जहांपनाह, बल्कि आपका निजी रसोइया कमालुद्दीन है। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि सभी अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाए। आसफ खान के चेहरे का रंग उड़ गया। कमालुद्दीन? क्या बकवास है। वो बुजुर्ग आदमी जो पिछले 40 सालों से आपके लिए रोटियां बनाता आ रहा है, वो हमलावर कैसे हो सकता है? अकबर का दर्द कुछ पल के लिए शांत हो गया। उनकी आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गई। रसोइया जिसने मेरी उंगली काटी, कारण क्या था? क्या वो पागल हो गया था? सिपाही ने सिर झुका लिया। नहीं जहांपनाह, वो हथियार नहीं, बल्कि एक भारी धारदार चाकू था। पूछताछ में पता चला कि वो महल के भीतर आपके लिए फल काट रहा था, लेकिन फिसल गया। डर के मारे वो भागा और महल की दीवार के पास बेहोश मिला। दरबार का सारा तनाव और राजनीतिक षड्यंत्र का डर एक पल में ही एक मूर्खतापूर्ण दर्दनाक दुर्घटना की हंसी में बदल गया। लेकिन कोई हंसने की हिम्मत नहीं कर पाया। दर्द और अपमान की लहर अकबर के चेहरे पर दौड़ गई। हकीम, तुरंत हकीम को यहां लाओ। ये मामूली खरोंच नहीं है, ये मेरा अंगूठा है, उन्होंने जोर से कहा। उनकी आवाज में गुस्सा कम और पीड़ा ज्यादा थी। कुछ दरबारी तुरंत भागे। कुछ ही पलों में एक बूढ़ा फुर्तीला हकीम कमरबंद पर जड़ी बूटियों और मलम की पोटली बांधे हुए हाफता हुआ शाही मंच पर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से घाव का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया। जहांपनाह, घाव गहरा है,
इसे तुरंत टांकों और विशेष औषधीय लेप की आवश्यकता होगी ताकि संक्रमण न फैले। हकीम ने चिंता से फुसफुसाया। इसी बीच बीरबल, जो अब तक खामोशी से खड़े थे, धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जहांपनाह, ये जानकर राहत मिली कि ये कोई साजिश नहीं बल्कि मात्र एक हादसा था। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अकबर ने दर्द से कांपते हुए बीरबल की तरफ देखा। अच्छा, इसमें क्या अच्छा है बीरबल? मेरा अंगूठा कट गया है। उनका दर्द भरा स्वर पूरे दरबार में गूंज उठा। बीरबल ने हाथ जोड़कर अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, हुजूर, मेरा तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि कष्ट सुखद है, बल्कि ये कि इससे कहीं बड़ा संकट टल गया है। जहांपनाह, ईश्वर ने आपको ये छोटी सी पीड़ा इसलिए दी ताकि आप किसी बड़ी विपत्ति से बच सकें। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। उनकी आंखों में अब भी दर्द की लहर थी, पर साथ ही जिज्ञासा भी थी। कैसी विपत्ति बीरबल? स्पष्ट बताओ। बीरबल ने आगे झुककर फुसफुसाहट भरे स्वर में कहा, कल्पना कीजिए, यदि आप कल जंगल में शिकार के लिए गए होते और किसी विरोधी ने घात लगाकर आपको पकड़ लिया होता। यदि वे किसी अनुष्ठान या बलि के लिए एक शारीरिक रूप से पूर्ण राजा की तलाश में होते, तो आपका ये कटा हुआ अंगूठा ही उन्हें आपको छोड़ने पर मजबूर कर देता। बीरबल की इस त्वरित बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या ने दरबार में छाए तनाव को तुरंत ही शांत कर दिया। हकीम ने फौरन मरहम लगाना शुरू किया, जबकि अकबर अब भी अपने कटे हुए अंगूठे को नहीं बल्कि बीरबल के चेहरे को देख रहे थे। शायद इस नुकसान में सचमुच कोई गहरा अर्थ छिपा था। अकबर ने एक गहरी सांस ली। पीड़ा पर अब विस्मय हावी था। बीरबल, बादशाह का स्वर अब कठोरता से मुक्त था। उसमें एक गहन संतुष्टि थी। तुमने हर विपत्ति में भी एक शुभ अवसर खोज लिया। मैं तुम्हें सलाम करता हूं। तुमने केवल मेरी जान बचाने का सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि तुमने ये भी सिखाया कि जीवन में कोई भी हानि व्यर्थ नहीं होती और ईश्वर की लीला हमेशा कल्याणकारी होती है। उन्होंने तुरंत खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को स्वर्ण मोहरों से पुरस्कृत किया जाए, ताकि दरबार ये समझ सके कि ज्ञान और विवेक किसी भी भौतिक क्षति से अधिक मूल्यवान है। हकीम ने जब तक पट्टी बांधी, तब तक अकबर की आंखों में अंगूठे के कटने का दुख पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उनके मन में अब केवल एक ही विचार था, ईश्वर ने अंगूठा लिया पर बीरबल का ज्ञान लौटा दिया। दरबार की हलचल अब पूर्ण शांति में बदल चुकी थी और दरबारी अब कटे अंगूठे की बजाय बीरबल की बुद्धिमत्ता के महत्व पर कानाफूसी कर रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर स्नेह और कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखा। बीरबल, बादशाह ने शांत स्वर में कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि संकट के समय केवल तलवार नहीं बल्कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ढाल होती है। बीरबल ने झुककर सम्मानपूर्वक स्वर्ण मोहरें स्वीकार की और अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं तो बस इतना जानता हूं कि हमें हमेशा उस अदृश्य शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए जो हमें यह सिखाती है कि हर नुकसान में कोई न कोई लाभ छिपा होता है। ईश्वर जो भी करते हैं भले के लिए करते हैं। इस घटना के बाद बीरबल का मान सम्मान दरबार में और भी बढ़ गया। कटे अंगूठे की पीड़ा अब बादशाह के लिए बीरबल की बुद्धिमत्ता को जानने का माध्यम बन चुकी थी। दरबारी अब किसी भी दुर्घटना को केवल दुर्भाग्य नहीं मानते थे, बल्कि उसमें छिपे अच्छे को खोजने का प्रयास करते थे। अंगूठे का कटना अब एक दुखद घटना नहीं, बल्कि अकबर और बीरबल के बीच ज्ञान की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका था। बादशाह अकबर का दरबार उस दिन अपनी भव्य गहराई से महसूस बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। बीरबल की बुद्धिमत्ता एक सुनहरी दोपहर या प्रश्नों के उत्तर देने तक सीमित नहीं, जवाहरात से जड़े बल्कि उसमें जीवन के सूर्य की किरणें पड़ रही थे। उन्होंने तुरंत बीरबल को गले लगाया, एक गंभीर प्रश्न उछाल दिया। ज्ञानदीप की उपाधि से सम्मानित से उठे, उनकी कहते हुए कि उनके बिना आंखें दरबार केवल एक दरबारी और पत्थर का ढांचा रह जाता। उन्होंने हवा में हाथ लहराया, सुनिश्चित किया कि मेरे वजीरों के जीवन काल में
कभी कोई कमी न हो। एक ऐसा प्रश्न पूछता हूं, विशेष शाही फरमान जारी किया, हर कोई जिसमें ये लिखा गया था है कि बीरबल का हर कथन इस पूरी दुनिया में चाहे वो कितना भी असामान्य क्यों न लगे, प्रश्न सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा समान होगा। मंत्रियों के माथे पर बल पड़ कहानी अब हर जगह सुनाई जाती थी। किसी ने हवा की गति दुर्घटना के रूप तेज बताया, बल्कि तो किसी ने पलक दूरदर्शिता के अमर प्रमाण के बिजली को वर्षों तक। लेकिन बादशाह जब भी कोई दरबारी किसी छोटी समस्या से परेशान होता, बीरबल की ओर देखा, अकबर मुस्कुराकर केवल चेहरे पर हमेशा की तरह याद रखो कि ईश्वर जो भी करते थी भले के लिए बादशाह जानते थे कि इस पहेली का सही एक छोटी सी शारीरिक जवाब तो सिर्फ साम्राज्य की सबसे बड़ी नैतिक शिक्षा बन गई। बादशाह की शांत भरी निगाहों को समृद्धि में व्यतीत बीरबल ने धीरे से दरबार में वो नैतिक सूत्र अब सिर्फ उन्होंने अदब से सिर झुकाकर कहा, बल्कि राज्य के संचालन का आधार बन चुका था। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु मगर नियति अपनी शिक्षा के विचार की गति से सीमित नहीं रह सके। दरबार में ग्रीष्म ऋतु खलबली मच गई। बादशाह बीरबल ने अपनी बात को जंगल में शिकार के लिए निकले। महाराज, मौसम खराब होने के कारण इस विशाल दरबार सुरक्षा कर्मियों से बिछड़ गए, पर यदि आप भटकते हुए तो एक पल का सामना अपने बचपन के आदिवासी याद कर सकते हैं। ये लोग दूर बगदाद के बाजारों का पालन करते थे और हमारा मन ब्रह्मांड के हर कोने तक बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। क्षण भर में पहुंच जाता है। जब कबीले के मुखिया की दृष्टि भी तेज अकबर के दाहिने हवा से भी कटे हुए अंगूठे पर पड़ी। बीरबल के मुखिया ने तुरंत अनुष्ठान रोक दिया, ने पूरे दरबार को निश्चित कर दिया, ये व्यक्ति हमारे देवताओं का चेहरा दम नहीं है। इसकी बलि गर्व से कहा, सत्य हमारे देव किसी शारीरिक दोष वाले तेज वस्तु जो ईश्वर ने हमें दी है, इस तरह वो हमारा चिंतन ने कभी दरबार में जवाब कम पहुंचाया संतुष्ट नहीं कर सकता। उसी ने आज बादशाह के प्राण बचाए। बीरबल को बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट करने का अकबर ने बीरबल के चरणों में हीरे जवाहरात से जड़ा वो बहुमूल्य हार बीरबल की बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। भले के लिए करते हैं, अत्यंत विनम्रता से झुककर जीवनदायी बादशाह के चरणों में शीश नवाया। वो अंगूठा नहीं कटा स्वीकार किया, बल्कि उनकी दरबार में बैठे कई मनसबदारों के चेहरे पर ईर्ष्या का सम्राट अकबर ने भरे दरबार में बीरबल को अपने पास बुलाया। ये देखकर संतोष नहीं हुआ से उन्हें गले लगा बार फिर बीरबल ने उनकी आंखों में पश्चाताप मात दे दी और कृतज्ञता के मिश्रित भाव थे। निष्पक्ष दरबारी बीरबल की जय जयकार ने भावुक होकर तालियां बजा रहे थे। तुमने मेरी जान तो बचाई, ने एक संतुष्टि भरी बड़ा कार्य ये किया। उन्हें गर्व था मुझे जीवन का बीरबल जैसा चिंतनशील रत्न उनके दरबार की शोभा बढ़ाता है। जो उस दिन तुम्हें दंड करने शांति के बाद मुझे बादशाह ने फिर अपने मेरे मित्र और मेरे सच्चे सलाहकार और अपनी गंभीर मुद्रा में बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। बीरबल की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह बीरबल, सेवक ने तुमने बता दिया अपना धर्म से तेज क्या है। ये ईश्वर की महिमा और समस्या सुलझाओ। उन्होंने एक साधारण जानना चाहता हूं आपकी ढाल बना दिया। सबसे दुर्लभ वस्तु के पीछे जिसे पाना मनुष्य के लिए अवश्य छिपा होता है। बस बीरबल ने बादशाह के प्रश्न को बड़े ध्यान से सुना। इस घटना के बाद चेहरे पर तुरंत बादशाह देने की हड़बड़ी नहीं थी, प्रति दृष्टिकोण सदा गहरा विचार था। उन्होंने आदर से झुककर कहा कि बीरबल को दरबार में उनका सर्वोच्च जो प्रश्न किया है और सम्मान वापस मिले है, और उस कटे हुए वस्तु है कि जिसे न तो सोने से खरीदा जा सकता है, में छिपी भलाई और नहीं अमर उदाहरण के रूप में सुनाई जाने। मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए न केवल बीरबल को सम्मान दिया, ताकि मैं इस दुर्लभ सलाह को राज्य के निर्णयों में सर्वोपरि मानना शुरू कर सकूं। दरबार में पहले जैसी तकरारें तो होती थी, उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पीछे विश्वास था, कोई द्वेष नहीं होता। उन्होंने कहा, वे मात्र बीरबल, बुद्धिमत्ता की कसौटी थी, का समय दिया जाता है। जब भी कोई बड़ी विपत्ति या उस दुर्लभ घटना को खोजो और हमेशा मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर धरती पर सबसे कठिनता से प्राप्त होने वाली चीज है। कहे बीरबल ने बादशाह को सलाम किया कि समय आने पर इस पहेली को सुलझाने के लिए अगले ही पल दरबार से सामने आएगा। सारे दरबारी फुसफुसा रहे थे अंगूठा कि बीरबल भला नहीं ऐसी कौन सी चीज खोज कर आएंगे और दूरदर्शिता जवाहरात से भी अधिक दुर्लभ हो। ये घटना बीरबल जानते थे कि ईश्वर की योजना में का प्रश्न केवल धन दौलत, हर कष्ट का भौतिक वस्तुओं तक सीमित कल्याणकारी उद्देश्य होता है। वे राजसी वस्त्रों को केवल विश्वास की साधारण नागरिक का वेश धारण किए, और इसलिए उन्होंने बीरबल केवल एक मंत्री नहीं रहे कि एक घोड़ा तैयार किया जाए। अंतर्मन की आवाज अगले 3 दिन तक बीरबल ने आगरा के बाजारों खाती थी, गलियों, दुख और दूर दराज के गांवों का और लाभ किया। सब उन्होंने हर अमीर और गरीब व्यक्ति से मुलाकात, और जीवन की संपूर्णता व्यापारियों से संतुलन में निहित है। और उन्होंने बीरबल को बैठकर कभी स्वयं से दूर नहीं किया। हर जगह इस घटना के बाद
दरबार का माहौल पूरी तरह बदल और बहुमूल्य कलाकृतियां दिखाई दी। जटिल राजनीतिक लेकिन बीरबल संतुष्ट समस्या सामने आती, वे मन ही मन मुस्कुराए। अकबर सबसे पहले बीरबल के चेहरे पर छलकते वो किसी दुकान पर बिकती नहीं, शांत मुस्कान को देखते किसी तिजोरी में सीखा था कि बीरबल की सलाह केवल बुद्धि की देन बीरबल ने अपनी खोज बल्कि गहन विश्वास वे और जीवन के दर्शन पर के आधारित थी, जहां उन्हें विश्वास दुर्लभतम पर चीज मिल गई थी। बादशाह जिसे लेकर वे दरबार में प्रमाण सिद्ध करने वाले बीरबल अगले दिन गहरी सोच में डूबे हुए बादशाह, तुमने मुझे सिखाया उपस्थिति से सजा भी कल्याणकारी होता है। सभी दरबारी उस संभव से भरे थे कि मैं हर पल 4 दिन को याद रखे बिना ही इस प्रश्न को और भी महत्वपूर्ण बना दिया था। स्थायी रूप से कुछ लोग सोचते थे कि बीरबल ने विनय से घोड़े झुकाया या बाज का जिक्र जहां पना ये अंगूठा मजाक उड़ा रहे थे, एक घाव नहीं, बीरबल शायद अपनी जान बचाने के लिए कोई बचकाना जवाब लेकर आएंगे। जब भी आप हताश या क्रोधित महसूस करें, बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उस कटी हुई जगह को उनके हाथ में न तो कोई सोना याद दिलाएगा, नहीं कोई चमकदार जीवन की सबसे बड़ी हानि नहीं, उन्होंने आपको सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया है। मिट्टी के रंग के कपड़े से ढकी हुई चीज बड़ी धैर्य और ईश्वर की सर्वव्यापी योजना में अटूट ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सुनकर अकबर का चेहरा खिल उठा। तुम्हारी 4 दिन की तपस्या का फल क्या है? गले लगाया। क्या तुम सच में दुनिया की सबसे तेज चीज खोज पाए हो? घाव में भी उन्हें बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और दृष्टिकोण सदा के लिए बदल गया। मैंने केवल उन्होंने ये सुनिश्चित चीज ही नहीं खोजी कि बीरबल को दरबार में उसे सर्वोच्च स्थान आपके सामने पेश करने का साहस और उस कटे हुए अंगूठे की कहानी या प्रकाश से अधिक तेज है। बुराई में उन्होंने सावधानी से कपड़ा उदाहरण के रूप में सुनाई सभी दरबारियों की आंखें जहां पनाह ने न केवल बीरबल को सम्मान दिया बल्कि उनकी सलाह को राज्य के निर्णयों में सर्वोपरि मानना हैरानी से उस टूटी प्याली को देखा। में पहले जैसी तकरारें तो होती बीरबल की ओर, पर अब दरबार में चुप्पी छा गई थी, कोई द्वेष नहीं होता था। कुछ दरबारी दबी वे मात्र रहे थे, बुद्धिमत्ता की कसौटी थी। बीरबल के तर्क को समझने की कोशिश कर रहे थे। अप्रिय घटना बीरबल बादशाह ने अपनी आवाज में हल्की निराशा छिपाते हुए कहा। वो जानते थे 4 दिन बीरबल बिना हुई प्याले खोजने में इशारा कर रहे हैं। क्या तुम ये समय चाहते हो इस दो की मिट्टी से बना हुआ ये साधारण भी अवश्य सामने आएगा या हवा से भी तेज है? बादशाह का कटा हुआ अंगूठा शांत भाव से हाथ जोड़कर कहा, बल्कि जी जहां और दूरदर्शिता में भले ही साधारण था, पर इसकी घटना सिखानीय है कि ईश्वर की योजना में हर गलती प्याली के बनने की प्रक्रिया एक निश्चित धीमी और कल्याणकारी उद्देश्य होता है। धीरे धीरे इसे केवल विश्वास की आंखों से ही देखा जा सकता है। इसे सजाया, इसलिए पर जब ये केवल एक मंत्री नहीं रहे तो इसे अपनी स्वयं बादशाह के अंतर्मन की आवाज बन गए। खोने में वो आवाज का भी समय सिखाती थी कि जहां अपना और सुख सबसे तेज चीज और लाभ जो बनने में चाहे धागे से बने हैं, लेकिन बिगड़ जाने में संपूर्णता इसी संतुलन में निहित है। और वो है उन्होंने बीरबल ने फिर गहरी स्वयं से दूर नहीं किया। किसी भी वस्तु इस घटना के जाना या दरबार का माहौल पूरी तरह बदल गया। बादशाह जब भी कोई जटिल राजनीतिक या प्रशासनिक कल्पना सामने आती अधिक गहरा तो बादशाह और विचारों से सबसे पहले बीरबल के चेहरे पर छलके भरे दरबार में ऐसी शांति और शांत मुस्कान को केवल पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दे रही कि बीरबल की सलाह केवल दरबारी भी की देन नहीं जगह मौन खड़े थे, बल्कि गहन विश्वास अप्रत्याशित जीवन के दर्शन पर विचार कर रहे थे। इसी विश्वास की नींव पर अकबर ने अपने आसन से बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में केवल संतुष्टि नहीं, गहरी सोच में डूबे हुए कहा, एक गहरी तुमने मुझे सिखाया कि कष्ट बीरबल कल्याणकारी होता है। बादशाह ने प्रसन्नता से संभव है कि मैं हमेशा की तरह सत्य को याद रखे बिना उसके सबसे गूढ़ रूप में प्रस्तुत किया अपने भीतर स्थायी रूप प्रकाश धारण कर हवा की नहीं है। बीरबल ने विनाश की गति झुकाया जिसके लिए निर्माण को वर्षों लगते हैं। ये अंगूठा पर केवल एक घाव नहीं, अकबर ने अपने नवरत्नों की ओर मुड़ते हुए घोषणा की, जब भी आप हताश या क्रोधित परिवर्तन की वह दर है तो बस सब कुछ कटी हुई जगह को देखें। आज को याद दिलाएगा, ये सिद्ध हुआ कि आपके जीवन विषय पर बड़ी हानि का उत्तर ही सर्वोपरि सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया है। पूरे दरबार ने वो लाभ है बीरबल की बुद्धिमत्ता, धैर्य और ईश्वर की सर्वव्यापी योजना में अटूट से झुककर बादशाह का धन्यवाद अकबर का चेहरा खिल उठा। उन्हें पता था उन्होंने ऐसे जवाब गले लगाया बुद्धिमत्ता से नहीं, ये सत्य था, बल्कि जीवन के छोटे घाव में भी उन्हें बड़ी सीख दिखाई देती थी। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई मोतियों की माला को मेज पर रखते हुए कहा, सही कहा बीरबल, भौतिक गति तो समय के साथ मापी जा सकती है, लेकिन परिवर्तन की गति, विशेषकर विनाश की, क्षणिक होती है और ये मानव मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है।
इस घोषणा के साथ ही दरबार में उपस्थित मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर ईर्ष्या का भाव उभर आया। उन्होंने खुसर पुसर करते हुए पास बैठे एक दरबारी से कहा, यह तो केवल शब्दों का आडंबर है। सबसे तेज चीज तो बस बिजली की कौंध होती है, जिसे बीरबल ने एक दार्शनिक जामा पहना दिया। परंतु अकबर, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल थे, उन्होंने मुल्ला की फुसफुसाहट को अनसुना कर दिया। उन्होंने अपने वजीर को आदेश दिया कि बीरबल को शाही खजाने से एक विशेष सम्मान दिया जाए। बीरबल ने विनम्रता से सम्मान स्वीकार किया और मन ही मन सोचा कि सबसे तेज गति तो वो क्षण है जब राजा का विश्वास किसी दरबारी पर से हट जाता है। दरबार की अगली कार्यवाही शुरू होने लगी, लेकिन इस उत्तर की गूंज लंबे समय तक दरबारी गलियारों में बनी रही। अगले दिन सुबह जब दरबार फिर से लगा, तो बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चाएं हर कोने में हो रही थी। मुल्ला दो प्याजा, जो अक्सर बीरबल की बढ़ती प्रसिद्धि से ईर्ष्या रखते थे, इस बार शांत नहीं रह पाए। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे बीरबल को शब्दों के जाल में फंसाएंगे, ताकि महाराज ये जान सके कि बीरबल हर बार केवल चालाकी से काम लेते हैं। मुल्ला ने अवसर देखकर अकबर की ओर रुख किया और धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, गति का उत्तर तो बहुत रोचक था, परंतु गति का मापन तो संभव है। क्या इस जगत में कोई चीज ऐसी है जिसका अस्तित्व हो, पर उसे न तो देखा जा सके और न ही महसूस किया जा सके? ये नया और गूढ़ प्रश्न सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दरबारी आपस में खुसर पुसर करने लगे। अकबर मुस्कुराए। उन्हें तुरंत आभास हो गया कि ये बीरबल को चुनौती देने का एक और प्रयास है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, मुल्ला की ये अबूझ पहेली हमारे दरबार की शोभा बढ़ा रही है। बताओ, इस अदृश्य सत्य का उत्तर क्या है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सम्राट को प्रणाम किया। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी, जो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी हल्के में लेती थी। जहांपनाह, बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुल्ला साहब का प्रश्न वाकई गहरा है, जो जीवन के मर्म को छूता है। मैं उस चीज का नाम लेता हूं जिसका अस्तित्व तो है, परंतु जिसे न तो आंख देख सकती है और न ही हाथ छू सकता है। वो है भविष्य। कल का दिन अवश्य आएगा, ये उसका अटल अस्तित्व है। परंतु क्या आज हम उसे देख सकते हैं, उसकी सुगंध ले सकते हैं, या उसे छूकर महसूस कर सकते हैं? नहीं। भविष्य हर पल मौजूद है, हर सांस के साथ करीब आता है, फिर भी वो पूरी तरह से अदृश्य और अगोचर रहता है। हम केवल उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसे इंद्रियों से जान नहीं सकते। दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने अन्य ढंग से सिर हिलाया। उनकी चुनौती विफल हो चुकी थी। अकबर ने प्रसन्नता से बीरबल की ओर देखा और कहा, वाह बीरबल, तुमने मुल्ला की गूढ़ पहेली को भी इतनी सरलता से सुलझा दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हाजिर जवाबी लाजवाब है बीरबल। सच कहूं तो मुल्ला की गूढ़ पहेली का उत्तर देना किसी और के बस की बात नहीं थी। इसके बाद सम्राट ने अचानक अपना स्वर बदला और एक नई चुनौती पेश की। भरे दरबार में एक बार फिर उत्सुकता छा गई। अकबर ने जोर देकर पूछा, अच्छा, यदि भविष्य अगोचर है, तो ये बताओ कि इस संपूर्ण संसार में, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस सब में सबसे तेज गति किस चीज की है? सभी दरबारी विचारमग्न हो गए। कुछ ने हवा की गति, कुछ ने तीव्रगामी घोड़े, तो कुछ ने युद्ध में छूटे तीर का नाम फुसफुसाया। कई दरबारी खड़े हुए, पर कोई भी ऐसा उत्तर नहीं दे पाया जिस पर बादशाह संतुष्ट होते। अकबर ने अंततः बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुम हमेशा अनोखे उत्तर लाते हो। इस बार मैं चाहता हूं कि तुम ही मुझे बताओ। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें सोने की अशर्फियां मिलेंगी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर बादशाह को प्रणाम किया। जहांपनाह, आपकी पहेली जितनी सरल दिखती है, उतनी है नहीं। यह प्रश्न साधारण गति का नहीं, बल्कि गति के सार का है। बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो समूचे संसार को अपने मस्तिष्क में टटोल रहे हों।
फिर उन्होंने अपनी नजरें उठाईं और आत्मविश्वास से भरे स्वर में बोले, महाराज, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसी भौतिक वस्तु की नहीं, बल्कि मनुष्य के विचार की है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें सिकोड़ी। विचार? सिद्ध करो बीरबल। अवश्य, जहां पनाह, बीरबल ने उत्तर दिया। जैसे ही आपने ये प्रश्न पूछा, मेरा मन पलक झपकते ही यहां से हजारों मील दूर मेरे गांव, मेरे घर और मेरे बगीचे तक घूम आया। मेरे विचार को यहां से वहां तक पहुंचने में जरा भी समय नहीं लगा। घोड़े को दौड़ने में, तीर को लक्ष्य भेदने में और हवा को बहने में भी कुछ क्षण लगते हैं, किंतु विचार इतना क्षणिक है कि वो समय की सीमा को भी तोड़ देता है। बादशाह अकबर बीरबल की तर्कसंगत व्याख्या सुनकर निशब्द रह गए। उन्होंने अपने सिंहासन की पीठ पर आराम से झुकते हुए एक गहरी सांस ली। अद्भुत, अति अद्भुत, बीरबल, अकबर ने धीरे से कहा। उनके चेहरे पर अब प्रसन्नता झलक रही थी। तुमने केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि मनुष्य की चेतना की शक्ति को भी परिभाषित कर दिया। हां, घोड़ा थक सकता है, तीर गिर सकता है और हवा रुक सकती है, किंतु विचार को कोई सीमा या थकान नहीं रोक सकती। तुम्हारी बात सत्य है। संसार में सबसे तेज चीज मनुष्य का विचार ही है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वे दरबारी जिन्होंने अपनी कल्पनाओं में घोड़े या बाज को सबसे तेज बताया था, सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने तुरंत राजकोष से बीरबल के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार भेजने का आदेश दिया। फिर बादशाह ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और बोले, लेकिन बीरबल, अब बताओ, यदि विचार सबसे तेज है तो सबसे धीमी चीज क्या है? यह सुनकर एक बार फिर दरबार में उत्सुकता छा गई। बीरबल ने अत्यंत शांत भाव से बादशाह अकबर के चेहरे की ओर देखा। उन्होंने पहले सम्मान में सिर झुकाया और फिर उत्तर देने से पूर्व कुछ क्षणों का आगरा का किला बादशाह अकबर के दरबार की भव्यता का साक्षी था। चांदी के स्तंभ और मखमल के आसन पर बैठे बादशाह के चेहरे पर उस दिन एक अजीब सी गंभीरता छाई हुई थी। कारण थे कुछ ईर्ष्यालु दरबारी, जिनकी लगातार शिकायत थी कि बीरबल की बुद्धिमानी केवल सरल समस्याओं तक ही सीमित है। अकबर ने अपने सबसे प्रिय मंत्री बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े थे। बादशाह ने सोचा, आज बीरबल को एक ऐसी कसौटी पर परखना आवश्यक है जो उनकी प्रसिद्धि को न्याय दे सके। अकबर ने धीरे से घोषणा की, बीरबल, तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैली है, पर आज तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम कल सुबह तक मुझे 3 ऐसी वस्तुएं लाकर दो जो एक ही क्षण में दुनिया में सबसे मीठी, सबसे कड़वी और जिसका वजन सबसे हल्का हो। पूरा दरबार इस असंभव शर्त को सुनकर स्तब्ध रह गया। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए झुककर कहा, जो हुक्म, जहांपनाह और अपनी बुद्धिमानी की अंतिम परीक्षा के लिए निकल पड़े। बीरबल महल से बाहर निकले, पर उनके माथे पर तनिक भी शिकन नहीं थी। वे जानते थे कि जहांपनाह ने उन्हें किसी बाजार या जंगल से वस्तुएं लाने को नहीं कहा है, बल्कि ये शुद्ध रूप से बुद्धि और विवेक की कसौटी है। रात के शांत पहर में बीरबल ने चुनौती के हर शब्द पर ध्यान केंद्रित किया। मीठा, कड़वा और हल्का। एक लंबा विचार मंथन चला। बीरबल ने महसूस किया कि ऐसी कोई भौतिक वस्तु नहीं हो सकती। ये जरूर शब्दों और भावनाओं का मायाजाल है। अचानक उन्हें एहसास हुआ, ये वाणी है। मीठे वचन मन को शहद सा आनंद देते हैं, इसलिए वो सबसे मीठी है। जब वही वाणी कठोर या अपमानजनक हो जाए तो संसार में उससे कड़वा कुछ नहीं। और जहां तक वजन का सवाल है, शब्द हवा से भी हल्के होते हैं, पर उनका प्रभाव ब्रह्मांड से भी भारी हो सकता है।
बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अपनी परीक्षा का उत्तर पा लिया था। अब बस सुबह का इंतजार था। अगली सुबह शाही दरबार अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा। दरबार में गहरी खामोशी थी। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थी। सभी दरबारी ये देखने को उत्सुक थे कि क्या बीरबल इस जटिल पहेली का रहस्य सुलझा पाए हैं। जहां पना अकबर सिंहासन पर बैठे थे, उनके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी सी चुनौती का भाव था। उन्होंने बीरबल को संबोधित किया, बीरबल, क्या वह रहस्यमय वस्तु मिली? बताओ, क्या वह चुनौती तुम्हारे ज्ञान की सीमा से परे थी, या तुमने वास्तव में उसे खोज निकाला जो एक ही समय में इतना विरोधाभासी हो सकता है? बीरबल ने विनम्रतापूर्वक एक कदम आगे बढ़ाया। उनके चेहरे पर शांत आत्मविश्वास की चमक थी। जहां पनाह, इस सृष्टि में ऐसी कोई भौतिक वस्तु नहीं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपके हर सवाल का जवाब देती है। वो चीज है हमारी वाणी या ज़बान। 111 वर्ड्स। अकबर का माथा ठनका। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और उत्सुकता से बीरबल को देखा। ज़बान? बीरबल, तुम अपनी बात को सिद्ध करो। बताओ, कैसे तुम्हारी ये वाणी शहद से मीठी और तलवार से भी तीखी हो सकती है, और एक ही समय में सभी के पास होते हुए भी अदृश्य रहती है? बीरबल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जहां पनाह, जब ये ज़बान किसी का गुणगान करती है, प्रशंसा के मोती बिखेरती है, तो इससे मधुर कुछ नहीं। ये रिश्तों में मिठास घोल देती है और हृदय को शीतलता प्रदान करती है। वहीं जब ये कड़वे और कठोर वचन बोलती है, तो इसका वार तलवार के घाव से भी गहरा होता है, जो लंबे समय तक टीस देता है। ये हर मनुष्य के पास है, इसलिए ये सर्वव्यापी है, मगर इसका कोई निश्चित आकार नहीं। इसे मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता। ये अदृश्य है, फिर भी सबसे शक्तिशाली। 118 वर्ड्स। अकबर बादशाह बीरबल के इस सटीक और गहन उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान आने दी और पूरे दरबार की ओर देखा। शाबाश बीरबल, तुम्हारी वाक्पटुता और गहन सोच का कोई सानी नहीं। बादशाह ने प्रशंसा की। परंतु ये केवल एक साधारण प्रश्न था। आज का दिन तुम्हारी बुद्धिमानी की असली परीक्षा का दिन है, जो मैंने सभी दरबारियों के सामने आयोजित की है। सम्राट ने जोर से ताली बजाई। तभी 2 हष्टपुष्ट सेवक एक विशाल, नक्काशीदार और पूरी तरह से बंद संदूक लेकर सामने आए और उसे सिंहासन के ठीक सामने रख दिया। अकबर ने उस भारी संदूक की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, इस संदूक के भीतर मैंने वो वस्तु छिपा रखी है जिसका मूल्य इस पूरे साम्राज्य से अधिक है। बिना इसे खोले और बिना इसे हाथ लगाए तुम्हें बताना है कि ये वस्तु क्या है और ये मेरे लिए इतनी अमूल्य क्यों है। यदि तुम सफल हुए तो तुम वाकई बीरबल आजम कहलाओगे। ये चुनौती सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने चुनौती सुनी, पर उनके मुख पर न तो आश्चर्य था, न ही घबराहट। उन्होंने शांत मुस्कान के साथ सम्राट को झुककर प्रणाम किया और फिर अत्यंत धीरज और एकाग्रता से उस विशाल संदूक का बारीकी से निरीक्षण किया। उनकी आंखें संदूक के बंद किनारों और उसके धातु के नक्काशीदार आवरण पर टिकी रहीं। उन्होंने देखा कि संदूक को जिस प्रकार की सावधानी से लाया गया था और सिंहासन के पास रखा गया था, वो किसी कठोर या स्थिर वस्तु के बजाय किसी नाजुक, लचीली और आकारहीन चीज का संकेत दे रहा था। बीरबल ने कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की और गहन विचार में डूब गए। उन्होंने सोचा, सम्राट के लिए साम्राज्य से अधिक मूल्यवान चीज, जो दिखाई न दे, जिसे छुआ न जा सके और जो इस तरह के भव्य पात्र में रखी गई हो, वो भौतिक नहीं हो सकती। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करते हुए बीरबल ने अपनी आंखें खोली। दरबारियों की धड़कनें मानो रुक सी गई थी। उन्होंने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बिना संदूक खोले मैं आपको इसका उत्तर दे सकता हूं। संदूक के भीतर छिपी हुई अमूल्य वस्तु है। संदूक के भीतर छिपी हुई अमूल्य वस्तु है प्रजा का अटूट विश्वास
और न्याय की डोर। बीरबल की दृढ़ और गंभीर वाणी गूंजी, जहां पनाह साम्राज्य का सच्चा कोष स्वर्ण या हीरे मोती नहीं है। सबसे अमूल्य वह चीज है जो दिखाई नहीं देती, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। वो है प्रजा का प्रेम और शासन का गौरव। ये विशाल पात्र उस भारी जिम्मेदारी का प्रतीक है जिसे एक सम्राट अपने कंधों पर उठाता है। यदि ये संदूक खाली हो जाए तो भी कोई हानि नहीं, पर यदि प्रजा का विश्वास खाली हो जाए तो पूरा साम्राज्य धूल बन जाता है। दरबार में मौजूद सभी दरबारी हतप्रभ रह गए। अकबर का चेहरा गर्व और खुशी से चमक उठा। उन्होंने धीरे से खड़े होकर तालियां बजाईं। वाह बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि तुम केवल रत्नों के पारखी नहीं, बल्कि मनुष्यता और शासन के मूल्यों के भी पारखी हो। संदूक को खोल दिया जाए। आदेश मिलते ही शाही सेवक ने संदूक का ताला खोला। ढक्कन उठा और भीतर की वस्तु देखकर सभी दरबारी चौंक उठे। संदूक में कोई हीरा जवाहरात नहीं थे। उसमें केवल एक साधारण, पुराना, टूटा हुआ शीशा दर्पण रखा था, जिसके चारों ओर कीमती लाल मखमली कपड़ा बिछा हुआ था। दरबारी आपस में फुसफुसाए, ये क्या है? इतना बड़ा रहस्य और अंदर बस एक शीशा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संदूक केवल एक प्रश्न चिन्ह था बीरबल। मैंने तुम्हें संदूक की कीमत पर नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए दिए गए तुम्हारे तर्कों पर आका। ये शीशा तुम्हें दिखाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसकी बुद्धिमानी और उसका चरित्र है, जिसे किसी भी संदूक में कैद नहीं किया जा सकता। अकबर ने संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा, सच्चा रत्न तो संदूक के बाहर खड़ा था। तुम्हारा मूल्य इन सभी हीरों से कहीं अधिक है। यह कहकर अकबर ने बीरबल को अत्यंत स्नेह से गले लगा लिया। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस घटना के पश्चात बीरबल का मान सम्मान राज दरबार में और भी बढ़ गया। अकबर ने बीरबल को न केवल उस संदूक में रखे सभी हीरे जवाहरात भेंट किए, बल्कि उन्हें बुद्धि रत्न की उपाधि से भी नवाजा। जलनखोर दरबारी जो इस परीक्षा में बीरबल को विफल होते देखना चाहते थे, वे शर्म से नतमस्तक हो गए। उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि बीरबल को पराजित करना असंभव है, क्योंकि उनकी शक्ति चालाकी में नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान और विवेक में निहित थी। ये परीक्षा सिर्फ बुद्धिमानी का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि ये विश्वास की वो नींव थी जो अकबर और बीरबल के अटूट रिश्ते को और भी मजबूत कर गई। बादशाह को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि उनके राज्य की अमूल्य धरोहर है, जिसे किसी भी सांसारिक कीमत से तोला नहीं जा सकता। बीरबल की जीत ने यह साबित कर दिया कि सत्ता के गलियारों में धन और शक्ति से कहीं ऊपर चरित्र और तीक्ष्ण बुद्धि का स्थान होता है। लेकिन अकबर अपनी उत्सुकता और कभी कभी अहंकार के चलते ये जानना चाहते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी की सीमाएं कहां तक है। एक शांत दोपहर, जब दरबार खचाखच भरा हुआ था और राज्य के सभी उच्च पदाधिकारी उपस्थित थे, बादशाह ने एक गंभीर प्रश्न पूछा। सिंहासन पर बैठे हुए अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि हर समस्या का समाधान ज्ञान से संभव है, तो हमारी एक जिज्ञासा शांत करो। हमें यह जानना है कि इस पूरी धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है। यदि तुम ये सटीक रूप से नहीं बता पाए, तो हम समझेंगे कि तुम्हारी बुद्धिमानी केवल किस्सों तक सीमित है। ये प्रश्न सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी फुसफुसाने लगे, ये तो असंभव कार्य है। बीरबल ने बिना विचलित हुए सहजता से बादशाह को प्रणाम किया। उनके चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं था, मानो ये कोई साधारण सवाल हो। अब बीरबल को अपनी अद्भुत सूझबूझ का परिचय देना था। बीरबल ने एक क्षण भी न गवाया। उन्होंने तुरंत अपने पास खड़े एक सेवक को इशारा किया और उससे एक लंबी लोहे की छड़ी लाने को कहा। छड़ी आते ही बीरबल ने उसे दरबार के फर्श पर ठीक उसी स्थान पर गाड़ दिया जहां वो स्वयं खड़े थे। उन्होंने बादशाह अकबर की ओर देखा
और आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, जहांपनाह, ये रही इस पूरी धरती का केंद्र बिंदु। अकबर ने भौहें सिकोड़ी। तुम इतनी दृढ़ता से ये कैसे कह सकते हो? इसका प्रमाण क्या है? बीरबल ने सहजता से जवाब दिया, हुजूर, मैं अपनी बात पर अटल हूं। यदि किसी दरबारी को संदेह हो तो वे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक इस पूरी धरती को नाप कर देख सकते हैं। यदि मेरी गणना में 1 इंच का भी फर्क आया तो मैं अपना सिर कलम करवाने को तैयार हूं। तब तक ये स्थान ही वो सटीक केंद्र है जहां मेरी छड़ी गड़ी है। ये तर्क सुनकर दरबार अचंभित रह गया। अकबर, जो अब तक बीरबल की बुद्धि को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई। उन्होंने सिर हिलाया। मान गए बीरबल, तुम्हारी वाक्पटुता और तर्क शक्ति का कोई जवाब नहीं। केंद्र बिंदु मापने की ये चुनौती तो तुमने अपनी चतुराई से जीत ली। एक पल के लिए दरबार में शांति छा गई। फिर अकबर ने थोड़ा झुककर रहस्यमय स्वर में कहा, परंतु बीरबल, असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। अगर तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो तो बताओ कि इस पूरी राजधानी आगरा शहर में कुल कितने कुएं हैं? तुम्हें कल सूर्योदय तक इसका सही आंकड़ा दरबार में पेश करना होगा। ये सुनकर दरबारियों के बीच फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये चुनौती धरती नापने से भी अधिक कठिन थी। बीरबल ने बिना विचलित हुए बड़ी विनम्रता से अपनी पगड़ी समायोजित की और साहस के साथ चुनौती स्वीकार की। उन्हें पता था कि ये चुनौती केवल संख्या का खेल नहीं, बल्कि बुद्धिमानी का अंतिम दाव है। बीरबल ने दरबार से विदा ली। वे जानते थे कि आगरा जैसे विशाल शहर में हर एक किवे को गिनना असंभव है। ये प्रश्न केवल उनकी तर्क शक्ति और हाजिर जवाबी को परखने के लिए था। पूरी रात बीरबल ने किसी गणना में समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि अपनी कल्पना और बुद्धि को ही अपना सहायक बनाया। उन्होंने शहर की संरचना, लोगों की सोच और सम्राट के स्वभाव का गहन अध्ययन किया, ताकि वे ऐसा उत्तर दे सके जिसे कोई काट न सके। अगले दिन सूर्योदय होते ही दरबार खचाखच भर गया। सभी दरबारी ये देखने के लिए बेचैन थे कि बीरबल इस बार कैसे हार स्वीकार करेंगे। सम्राट अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर उत्सुकता थी। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने आगरा के किवों की सही संख्या पता लगा ली है? हमें बताओ, तुम्हारा उत्तर क्या है? बीरबल ने आगे बढ़कर झुककर सम्मान किया। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपके आदेशानुसार मैंने सही संख्या का पता लगा लिया है। बीरबल ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरी गणना के अनुसार आगरा में ठीक 39,541 कौवे हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। ये संख्या इतनी सटीक थी कि ये हास्यास्पद लग रही थी। सम्राट अकबर ने अविश्वास में अपनी आंखें सिकोड़ ली। 39,541? बीरबल, तुम ये कैसे सिद्ध कर सकते हो? ये तो असंभव कार्य था। यदि हम गिनती करवाएं और तुम्हारी संख्या से मेल न खाएं तो? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा, जहांपनाह, यदि हमारी गिनती करने पर किवों की संख्या कम निकले तो इसका सीधा अर्थ है कि आगरा के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। और यदि गिनती अधिक निकले, बीरबल ने एक क्षण रुककर मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि अवश्य ही कुछ किवे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अन्य शहरों से आगरा पधारे हैं। बीरबल की इस चतुराई भरी व्याख्या ने अकबर को निरुत्तर कर दिया। वो जानते थे कि बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवा लिया था। अकबर अपनी गद्दी से उठे और कुछ कदम टहलकर वापस आए। उनके होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अभी भी चुनौती बाकी थी। उन्होंने सभी दरबारिगणों की ओर देखा, जो बीरबल की बुद्धिमानी को देखकर विस्मय में थे। शाबाश बीरबल, बादशाह ने जोरदार आवाज में कहा, तुमने इस बेतुके प्रश्न का भी इतना सटीक और हास्यास्पद उत्तर दिया कि मैं इसे नकार नहीं सकता। कवों की गिनती वाला खेल यही समाप्त होता है।
अकबर ने गंभीरता का चोला ओढ़ते हुए कहा, मगर आगरा के बादशाह को केवल केवों की गणना से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तुम्हारी प्रतिष्ठा यह है कि तुम असंभव को संभव बनाते हो। इसलिए अब मेरी अगली और असली मांग सुनो। उन्होंने झुककर बीरबल की ओर देखा। यह परीक्षा कठिन है बीरबल। मैं जानना चाहता हूं, इस पूरी सृष्टि में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे तेज गति से चलती है, और दूसरी वह चीज क्या है जो कभी नहीं रुकती, निरंतर गतिमान रहती है? बीरबल ने प्रश्न सुना और चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए झुककर सम्मान प्रकट किया। जहां पनाह की कठिन परीक्षाएं भी मेरी बुद्धिमानी को और अधिक निखारती है। आपकी पहली मांग का उत्तर स्पष्ट है, मगर आंखों से दिखाई नहीं देता। उन्होंने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर बोले, सृष्टि में सबसे तेज चलने वाली वस्तु है मनुष्य का विचार, मन। इसे न सीमाएं रोक सकती है और न ही दूरी। पलक झपकते ही ये इस कमरे से ब्रह्मांड के छोर तक की यात्रा कर लेता है। अकबर ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर संतोष का भाव तैर गया। और रही दूसरी वस्तु जो कभी नहीं रुकती,